हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? कल हमने पढ़ा था प्रोटीन के बारे में, और प्रोटीन के बारे में हमने कल जनरल इंफॉर्मेशन हासिल की थी। हमने पढ़ा था कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड की छोटी छोटी सी यूनिट से मिलकर के बना हुआ एक बहुलक है या पॉलीमर है, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन के नाम से भी जानते हैं। एमिनो एसिड के हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक था एसेंशियल, एक था नॉन एसेंशियल। एसेंशियल या नेसेसरी ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर में, बॉडी में नहीं बनते, जिनका डाइट के साथ बॉडी के अंदर जाना जरूरी होता है, इसलिए हम उन्हें एसेंशियल कहते हैं। और नॉन एसेंशियल ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं, इसलिए डाइट के अंदर अगर इनकी एब्सेंस भी है तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? और यही एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन की एक लंबी चेन बनाते हैं जो पॉलीपेप्टाइड होती है, क्योंकि एमिनो एसिड आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से जुड़े रहते हैं, है ना। और एमिनो एसिड के अंदर एक एमिनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। क्लियर? तो इतनी सारी बातें कल हमने डिस्कस की थी। आइए आज हम बात करते हैं प्रोटीन के टाइप्स और प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर? यस, देखिए प्रोटीन के टाइप्स यानी प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर हमने बेसिकली दो प्रकार लिखे हैं, एक है सिंपल प्रोटीन और दूसरा है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, है ना। वैसे तीन टाइप्स होते हैं, एक डेराइव्ड या व्युत्पन्न प्रोटीन और होता है जो इन दोनों के आपस में मिलने से होता है, लेकिन ज्यादातर जो अहमियत, जो इंपॉर्टेंस है वो ये दो प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन और दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रोटीन या साधारण प्रोटीन या सिंपल या साधारण प्रोटीन की। देखें, सिंपल प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज सिंपल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो बिल्कुल सामान्य है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई ज्यादा जटिलता नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। यानी सिंपल से एमिनो एसिड होते हैं जो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, बस। क्लियर? इसलिए हम इसे साधारण या सामान्य प्रोटीन के नाम से जानते हैं। देखो इसमें लिखा है इसका कारण, कंपोज्ड ऑफ ओनली एमिनो एसिड। ये साधारण इसलिए है बिकॉज ये सिर्फ एमिनो एसिड की बनी होती है, कोई दूसरा इसके अंदर ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं रहता। कल आपको याद हो तो हमने बात की थी कि एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर के अंदर एक आर ग्रुप होता है ना, जो वेरिएबल होता है। जैसे यहां पर देखें, ये एक एमिनो एसिड है, ये इसका सेंटर का कार्बन है, और इसके सेंटर के कार्बन पर यहां पर हमने बात की थी कि एक आर ग्रुप होता है जो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब जिसके ऊपर कोई दूसरा ग्रुप आकर के जुड़ता है। क्लियर? उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन की जटिलता बढ़ती चली जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। क्लियर है बात? तो अगर इस साइट पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ा है, तो हम ऐसी स्ट्रक्चर को हम सिंपल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट, इसके दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर नाम से पता चल रहा है ग्लोब के जैसी क्या हो, गोल हो, है ना। तो ऐसी प्रोटीन को हम गोलाकार प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में कैसी होती है, गोल होती है। देखिए यहां पर लिखा है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, यानी इसकी जो संरचना है वो कैसी है, गोल होती है। क्लियर? ये सोल्यूबल है किसके अंदर, एसिड के अंदर और बेस के अंदर, और कोई सॉल्टी सॉल्यूशन हो, नमक का सॉल्यूशन हो, उसके अंदर भी इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। अम्ल या क्षार के अंदर भी इसको आसानी से घोला जा सकता है। क्लियर? एग्जांपल लिखे हैं यहां पर एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक बहुत फेमस और बहुत जानी पहचानी प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर पाई जाती है और ब्लड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने का काम करती है, ब्लड के प्लाज्मा को थिक करने का काम करती है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम ब्लड का कंपोजिशन पढ़ेंगे। ऑलराइट, दूसरी प्रोटीन है मायोग्लोबिन। मायो वर्ड यूज होता है मसल्स के लिए, और ग्लोबिन जो है प्रोटीन है, मसल्स के साथ जुड़ी हुई प्रोटीन। क्लियर? यानी मसल्स के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, जिसे हम मायोग्लोबिन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन आप पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था जब हमने सेल बायोलॉजी के अंदर न्यूक्लियस पढ़ा था, वहां पर हमने जब डीएनए को पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहां पर हमने हिस्टोन प्रोटीन का एक छोटा सा जिक्र किया था। वहां पर मैंने बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ जुड़ी हुई होती है और उसके साथ मिली हुई होती है। क्लियर? तो इन तीनों प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, गोल होती है, इसलिए हम इन्हें ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन एक सिंपल प्रोटीन है बिकॉज ये सिर्फ एमिनो एसिड की बनी है, इसके अंदर कोई दूसरा प्रोटीन नहीं जुड़ा होता। नेक्स्ट,
दूसरा टाइप है फाइब्रस प्रोटीन। नाम से पता चल रहा है कि ये फाइब्रस लाइक होगी, यानी लंबे से धागे समान स्ट्रक्चर होगी, जैसे कोई धागा हो। क्लियर? इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फाइब्रस प्रोटीन। देखिए यहां पर लिखा है लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे धागा होता है वैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम इन्हें फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। और ये नॉन सॉल्युबल है पानी के अंदर, पानी के अंदर हम इसे घोल नहीं सकते। एग्जाम्पल इसके लिखे हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन मसल्स की प्रोटीन है जो मसल्स को फैलाने और सिकोड़ने का काम करती है। इसके बारे में भी हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जब हमने पढ़े थे साइटोस्केलेटन के अंदर, वहां पर हमने इसका जिक्र किया था। क्लियर? फिब्रिन जो एक ब्लड के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन है जो ब्लड को क्लोट करवाने का काम करती है, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है ये, ब्लड को जमाने का। जब हमारी कोई शरीर की रक्त वाहिनी या ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है और वहां से ब्लड लीक करने लगता है तो उसको अर्जेंटली रिपेयर करने का काम करती है ताकि ब्लड का लॉस कम से कम हो। तो वो प्रोटीन कौन सी है? फिब्रिन प्रोटीन। क्लियर? कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन, है ना। कोलेजन फाइबर्स आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी जब हम टिश्यूज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। इलास्टिन प्रोटीन किसी चीज को इलास्टिसिटी देने के लिए, फैलाने के लिए। रेटिकुलिन प्रोटीन रेटिकुलर जाल बनाने के लिए, है ना। जैसे ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई तो वहां पर बहुत सारे फाइबर्स का एक जाल बनता है ना। जैसे कोई किसी ने पैबंद लगा दिया हो, कारी लगा दी हो, है ना, ताकि ब्लड के लॉस को रोका जाए। तो ये सारी के सारी अलग अलग प्रोटीन है जो अलग अलग अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती है। क्लियर? तो यहां पर हमने सिंपल प्रोटीन के दो प्रकार पढ़े, एक ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोब लाइक है और फाइब्रस प्रोटीन लंबी थ्रेड लाइक है, धागे के समान स्ट्रक्चर है। क्लियर? दूसरा प्रकार आता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसकी स्ट्रक्चर में थोड़ी जटिलता हो, कॉम्प्लेक्स हो, बड़ी स्ट्रक्चर हो, बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा हो, अमीनो एसिड के साथ दूसरे मॉलिक्यूल भी जुड़े हुए हो, तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या जटिल प्रोटीन। देखें यहां पर लिखा है कंपोज्ड ऑफ सिंपल प्रोटीन विथ नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी ये सिंपल प्रोटीन के साथ साथ किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के मिलने से बनी होती है। यानी जब सिंपल प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ जाए, है ना, जैसे अभी मैंने कहा था ना कि ये अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड की चेन है और इस अमीनो एसिड की चेन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। अब इस प्रोटीन पर, इस अमीनो एसिड के इस साइड पर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर के जुड़ जाए जो नॉन प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं है, क्लियर, तो नॉन प्रोटीन भाग का प्रोटीन के साथ जुड़ जाना और एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसी को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहेंगे। है तो वो भी प्रोटीन मगर थोड़ी क्या है? जटिल हो गई है, उसकी स्ट्रक्चर में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इस साइट पर जो भी मॉलिक्यूल आकर के जुड़ेगा, जो भी पार्ट आकर के जुड़ेगा, उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? तो दो चीजें हो गई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के अंदर, एक तो सिंपल प्रोटीन और दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसे हम नॉन प्रोटीन पार्ट कह रहे हैं। इन दोनों का मिला जुला रूप जो प्रोटीन बनाएगा उसी को हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहेंगे। क्लियर बात? एग्जाम्पल यहां पर लिखा देखें, हीमोग्लोबिन जो एक ब्लड के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन है, आरबीसी के अंदर, ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती है, आप सब जानते हैं, है ना, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। उन्हीं लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन एक तरह की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। क्लियर? बिकॉज देखिए यहां पर दो वर्ड है, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। हीम यहां पर एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, हीम यहां पर एक क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है जो प्रोटीन नहीं है, एक कलर है, एक पिगमेंट है जो किसके साथ जुड़ गया है? ग्लोबिन के साथ। और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। ग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन। और वो भी कौन सी प्रोटीन? सिंपल प्रोटीन। बिकॉज इसके नाम से देखिए आपको पता चल रहा है ग्लोबिन, ग्लोब्यूलर, यानी गोल स्ट्रक्चर होगी इसकी। अभी हमने कहा ना कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन एक सिंपल प्रोटीन होती है। क्लियर? तो ग्लोबिन भी एक सिंपल प्रोटीन है और इस सिंपल प्रोटीन के साथ हीम नाम का एक पिगमेंट, एक कलर आकर के जुड़ गया है और इसने एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना दी, एक जटिल प्रोटीन बना दी, यानी यहां पर आकर के हीम जुड़ गया, है ना। अब इस प्रोटीन को हम ग्लोबिन ना कहकर के क्या कह देंगे? हीमोग्लोबिन। बिकॉज इसके अंदर एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। तो यहां पर जो हीम है, जो प्रोटीन भाग नहीं है, वो इसका नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाएगा जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। क्लियर? और बाकी ग्लोबिन जो है वो एक तरह की सिंपल प्रोटीन होगी। क्लियर बात? नेक्स्ट,
ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज दैट इट हैज फॉलोइंग टाइप्स, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप आकर के जुड़ रहा है, उस अलग अलग प्रोस्थेटिक ग्रुप के जुड़ने की वजह से प्रोटीन के अलग अलग क्या हो जाते हैं, टाइप्स हो जाते हैं, है ना। यानी कभी कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप आकर के जुड़ेगा, कभी कोई जुड़ेगा, कभी कोई जुड़ेगा, एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग प्रकार के। तो जिस टाइप के, जिस प्रकार के, जितनी कैटेगरी के प्रोस्थेटिक ग्रुप आकर के जुड़ेंगे, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के उतने ही क्या बना देंगे, टाइप्स बना देंगे। क्लियर बात? देखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन, यहां पर देखें दो वर्ड है, एक है न्यूक्लियो, दूसरा है प्रोटीन। न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड किसके साथ जुड़ गया, प्रोटीन के साथ। तो यहां पर न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, जो एक सिंपल प्रोटीन के साथ आकर के उसके आर वाली जगह पर जुड़ गया है। क्लियर? और उसने इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बना दिया और एक नया नाम पड़ गया न्यूक्लियो प्रोटीन। तो नाम से पता चल रहा है कि प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो प्लस प्रोटीन, यानी सिंपल प्रोटीन के साथ कोई क्रोमो यानी कोई कलरफुल मटेरियल आकर के जुड़ गया है। क्लियर? और उसकी वजह से प्रोटीन की स्ट्रक्चर थोड़ी जटिल हो गई, इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। जैसे यहां पर देखें एग्जांपल लिखा है हीमोग्लोबिन, अभी हमने बात की थी कि हीम एक कलर है। नेक्स्ट, लाइपोप्रोटीन, नाम से पता चल रहा है कि प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ गया, है ना। यानी उस आर की जगह पर कौन आकर के जुड़ गया, अब लिपिड। तो लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। जैसे सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन, है ना, हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के अंदर कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड और लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, लेसिथोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में कौन जुड़ गया, यहां पर लेसिथिन जुड़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड की प्रोटीन फाइब्रिनोजन। फोस्फोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ कौन जुड़ गया, फोस्फेट जुड़ गया, है ना, जैसे ब्लड की प्रोटीन केजीन। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ कौन जुड़ गया, ग्लाइकोजन जुड़ गया। तो यहां पर ग्लाइकोजन प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर काम करेगा। सॉरी। तो प्रोटीन के साथ कौन जुड़ गया, ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर काम करेगा। एग्जांपल ल्यूसीन और हिपेरिन। हिपेरिन भी एक ब्लड की प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो यहां पर हमने दो टाइप्स पढ़ लिए, एक है सिंपल प्रोटीन और दूसरा है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। एक तीसरा टाइप और आता है जिसे हम डेराइव्ड प्रोटीन कहते हैं, यानी डेराइव्ड का मतलब होता है बनाई हुई, यानी जो इन दोनों के आपस में मिलने से बनती हो। सिंपल प्रोटीन के साथ कौन जुड़ जाए, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, तो ऑब्वियसली इसकी स्ट्रक्चर और क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसी प्रोटीन को हम कहते हैं डेराइव्ड प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन। क्लियर? आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें। टाइप्स हमने पढ़ लिए प्रोटीन के, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर चार तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, चार तरह की। सबसे पहली स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है, उसमें जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, यानी अमीनो एसिड के जो लगने का सीक्वेंस या क्रम जो होता है, वो एक सिंपल स्ट्रेट फॉर्म में होता है ना। यानी उसमें किसी तरह की कोई पजल्डनेस नहीं होती, बिल्कुल एक के बाद एक, जैसे ट्रेन के डब्बे लगते चले जाते हैं, वैसे ही अमीनो एसिड एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं और एक सिंपल सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्लियर? तो अगर इस टाइप की अगर कोई प्रोटीन की स्ट्रक्चर बन रही है तो हम कहेंगे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, यानी एक सिंपल सी प्रोटीन जिसमें किसी तरह की कोई जटिलता नहीं है, एक के बाद एक अमीनो एसिड आए और जुड़ते चले गए पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से और पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए यहां पर वही लिखा है, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड ओनली, यानी सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें किसी तरह का कोई दूसरा बॉन्ड नहीं बन रहा, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से एक के बाद एक जुड़े हुए हैं स्ट्रेट फॉर्म में, सिंपल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रेट फॉर्म के अंदर ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सिंपल सी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऑलराइट, आइए दूसरी तरफ। यहां पर देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर या द्वितीयक संरचना।
तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रोटीन की जो चेन है, जैसे यहां से शुरू हुई है, ये देखें, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, यहां से ये शुरू हुई है और यहां से शुरू होकर देखें ये थोड़ी सी पजलनेस बना रही है, यानी ये कुछ स्ट्रक्चर ले रही है, कोई शेप ले रही है। और इसकी शेप लेने के साथ साथ देखें यहां पर जो रेड कलर में आपको पेप्टाइड बॉन्ड नजर आ रहे हैं और ये काले कलर में आपको जो गोले नजर आ रहे हैं, ये एमिनो एसिड हैं। ये एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ इस रेड कलर के पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां पर देखें बहुत सारे एमिनो एसिड हैं, तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं और एक चेन बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है। इसी चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कह देंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को हम प्रोटीन भी कहते हैं। लेकिन यहां पर देखिए इन दो एमिनो एसिड के बीच में काले कलर का बॉन्ड अलग और बन रहा है, इसी तरह से यहां पर भी बन रहा है। क्लियर? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब आती है और प्रोटीन की जो चेन है ये जब घुमाव लेने लगती है, तो घुमाव की वजह से इसके जो एमिनो एसिड एक दूसरे के पास आते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग, एक नई बॉन्डिंग होने लगती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर क्या बनने लग गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। क्लियर? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनने लग जाते हैं। किस वजह से? एमिनो एसिड के बीच में अट्रैक्शन की वजह से। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इस वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर से थोड़ी क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। बिकॉज जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? यहां पर भी देखें, अगर इस शेप के अंदर अगर ये चेन बन रही है, ये काले काले डॉट जो है ये सारे के सारे एमिनो एसिड हैं और एमिनो एसिड ये इस शेप में अगर अरेंज हो रहे हैं, एक श्रृंखला बन रही है, चेन बन रही है, तो यहां पर भी देखें अमीनो एसिड एक दूसरे के पास पास में आएंगे और पास पास में आने की वजह से इनके अंदर अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन की वजह से ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड? तो पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड भी अगर पाया जा रहा है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या द्वितीयक संरचना। क्लियर? आइए टर्सरी स्ट्रक्चर यानी तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना में क्या होता है कि यही प्रोटीन की स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लेती है और ज्यादा एक दूसरे से उलझ जाती है ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के अंदर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये और ज्यादा पजल्ड हो जाती है ना, और एक 3D स्ट्रक्चर ले लेती है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर। देखें यहां पर 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एक बिल्कुल यही स्ट्रक्चर ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन एमिनो एसिड, इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये और ज्यादा क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई और इसने एक गोलाकार संरचना इख्तियार कर ली। इसी को हम क्या कहेंगे, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जो 3D फॉर्म में होती है, फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन आर ग्रुप। यानी इसका जो ये अमीनो एसिड का आर ग्रुप है, इन अमीनो एसिड के आर ग्रुप के अंदर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर? और एक 3D स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट 4 नंबर पर आता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि एक क्वार्टर लाइक स्ट्रक्चर का बनना। क्वार्टर कहते हैं, जैसे आपने चौकोर कोई स्ट्रक्चर देखी हो जिसके अंदर 4 अलग अलग शेप हो, है ना, तो उस टाइप की स्ट्रक्चर, यही 3D स्ट्रक्चर यानी जो टर्सरी स्ट्रक्चर है। इस टर्सरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन है, जैसे ये कोई प्रोटीन है, इसके साथ दूसरी प्रोटीन और आ गई, इसके साथ तीसरी प्रोटीन और आ गई, इसके साथ चौथी प्रोटीन और आ गई, यानी 2 या 2 से ज्यादा प्रोटीन आपस में मिल करके उलझ जाएं और एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बना दें जो एक क्वाड्रेट की फॉर्म में नजर आती हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, प्रोटीन की क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। देखिए यहां पर लिखा है एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन into a single functional unit. It does not apply to next, it does not apply to every protein. तो यहां पर देखें ये 4 अलग अलग तरह के प्रोटीन हैं। यहां पर लिखा है 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन जब एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करें, एक इकाई के तौर पर काम करने लग जाएं और एक क्वाड्रेट शेप स्ट्रक्चर बनने लग जाए, तो इसी प्रोटीन को हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोटीन की 4 क्या होती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं। क्लियर? लास्ट, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्या क्या काम हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि प्रोटीन हमारे शरीर का एक बहुत अहम पार्ट है जो हमारे शरीर की बहुत सारी स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है। क्लियर?
इसीलिए हमारी डाइट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। ये एनर्जी भी देता है और एनर्जी देने के साथ साथ बहुत सारे फंक्शन को भी क्या करता है, परफॉर्म करता है। आइए देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। सबसे पहला देखें, यहां पर लिखा है एनर्जी सोर्स, यानी ये ऊर्जा के स्रोत के तौर पर काम करता है। कल आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम जब आप प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये 4.1 कैलोरी आपको क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट के बराबर। क्लियर? तो ये एक एनर्जी का क्या है, सोर्स भी है। यानी जब हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाते हैं, हमारा शरीर सबसे पहले एनर्जी का प्रोडक्शन करवाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करता है, जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़े थे। जब कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाते हैं तो हमारा शरीर लिपिड्स को तोड़ता है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और जब लिपिड्स भी खत्म हो जाते हैं तो हमारा शरीर प्रोटीन को तोड़ करके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। क्लियर? तो 1 ग्राम प्रोटीन का इस्तेमाल करके 4.1 कैलोरी क्या बनती है, एनर्जी बनती है। क्लियर? तो एनर्जी सोर्स के तौर पर प्रोटीन काम करते हैं। नेक्स्ट, दूसरा फंक्शन, हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म, यानी ये हमारे शरीर के अंदर सुरक्षा तंत्र के तौर पर भी काम करता है। हमारे शरीर के अंदर जो सुरक्षा का काम है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बहुत सारी चीजों से हमारे शरीर की सुरक्षा करना एक हमारे शरीर का काम है, जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। उस डिफेंस मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। लेकिन उस व्हाइट ब्लड सेल्स की मदद करती है एक प्रोटीन, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। यहां पर देखिए मैंने लिखा है AB, यानी एंटीबॉडी, जिसे हम हिंदी में प्रतियोगी कहते हैं, है ना। तो एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजेंस को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है और हमारे शरीर को डिफरेंट टाइप के इंफेक्शन से बचाने का काम करती है। तो एंटीबॉडी एक क्या है, असल में प्रोटीन है। क्लियर है बात? तीसरा फंक्शन, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ मसल्स। मसल्स की मूवमेंट में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर देखें नाम लिखा है एक्टिन और मायोसिन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, या जब साइटोस्केलेटन हमने पढ़ा था सेल बायोलॉजी के अंदर, वहां पर हमने पढ़ा था कि एक्टिन और मायोसिन जो है वो फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है। यहां पर भी आज भी हमने जिक्र किया, एक्टिन और मायोसिन फाइब्रस प्रोटीन है जो सिंपल प्रोटीन कहलाती है। ये मसल्स के अंदर पाई जाती है और मसल्स को फैलाने और सिकोड़ने का काम करती है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये इनका काम होता है, जिसकी वजह से मसल्स सिकुड़ती और फैलती है, और मसल्स के सिकुड़ने और फैलने की वजह से हमारी हड्डियों के अंदर मूवमेंट होती है। ये देखें, यहां की हड्डी के अंदर मूवमेंट हुई तो हमारा ये हाथ क्या कर गया, मुड़ गया। क्लियर? तो ये हमारे स्केलेटन को मूवमेंट करने के अंदर भी क्या करती है, मदद करती है। कौन करती है? प्रोटीन। नेक्स्ट, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में मदद करती है। आज हमने बात की कि ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। उसी हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाती है और ब्लड के साथ आरबीसी जहां जहां जाएगी वहां वहां ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करेगा। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन ऑक्सीजन को शरीर के अंदर फेफड़ों से लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि ब्लड बॉडी के हर हिस्से में जाएगा और बॉडी के हर हिस्से के अंदर जाएगा तो उसके अंदर जो आरबीसी है वो भी बॉडी के हर हिस्से में जाएगी, तो उसके ऊपर बैठ करके ऑक्सीजन भी बॉडी के हर हिस्से के अंदर पहुंच जाती है और हमारा शरीर काम करता रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी जब ब्लड वेसल्स कोई डैमेज हो जाती है और ब्लड निकलने लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, खून देने लग जाता है, तो वहां की ब्लड वेसल्स को अर्जेंटली रिपेयर करने के लिए क्लॉटिंग करवाई जाती है ना। उसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे जब हम ब्लड का कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो क्लॉटिंग के लिए जो जिम्मेदार प्रोटीन है उसका नाम है फाइब्रिनोजन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजन। यानी उस डैमेज ब्लड वेसल्स को वो क्या कर देती है, तुरंत रिपेयर करने का काम करती है। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पर देखें हमने लिखा भी था फाइब्रिन कहीं पर, ये देखें ये रहा फाइब्रिन, फाइब्रस लाइक प्रोटीन है। तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगी और धागे के समान स्ट्रक्चर बनाएगी और जिस जगह की ब्लड वेसल्स डैमेज है उस जगह को क्या कर देगी, सिल देगी धागों से। जैसे हम धागे से कपड़ा सिल देते हैं उसी तरीके से ये उस ब्लड वेसल्स को क्या कर देगी, सिल करके रिपेयर कर देगी, ताकि वहां से ब्लीडिंग क्या हो जाए, रुक जाए। जिसे हम अखूर कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना तो चोट लगी थी अब अखूर आ गया, खुरंट आ गया, वही अखूर और खुरंट किससे बनता है, फाइब्रिनोजन से बनता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग, है ना।
अब आप कहेंगे सर, आप कभी कहते हो ब्लड क्लोटिंग करवाती है, कभी कहते हो ब्लड क्लोटिंग को होने से रोकती है, तो दोनों काम होने जरूरी है भाई। फाइब्रिनोजन का काम है ब्लड को क्लोट करवाना, जमाना, रक्त का थक्का बनाना, लेकिन ये अपना काम अननेसेसरी तौर पर ना करने लगे। अननेसेसरी तौर पर ना करने लगने का मतलब कि ब्लड के अंदर किसी तरह की कोई चोट वगैरह नहीं लगी शरीर के अंदर, और ये बिना मतलब के अंदर ब्लड को क्या कर रही है, क्लोट करवा रही है ना। यानी फाइब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होकर के जबरदस्ती वहां पर धागे बना रही है, और धागों की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे छोटे से क्लोट बन रहे हैं, जिसे हम डाट आना कहते हैं। जैसे नालियों के अंदर डाट आ जाता है, वैसे डाट आने लग गया, तो जाहिर सी बात है ब्लड का फ्लो क्या कर जाएगा, रुक जाएगा, और ब्लड का फ्लो रुकने की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए फाइब्रिनोजन अननेसेसरी तौर पर अपने आप को फिब्रिन में कन्वर्ट ना करे और फिब्रिन ब्लड को क्लोट ना करवाए। क्लियर? तो इसको रोकने के लिए कौन पैदा है, वहां कौन पैदा हो चुकी है, हिपेरिन नाम की प्रोटीन, जो अननेसेसरी ब्लड को क्लोट होने से रोकती है, रक्त का थक्का बनने से रोकती है। ये सारी की सारी क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन के काम है। नेक्स्ट, लास्ट, हेल्प्स इन केमिकल रिएक्शंस, यानी जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को बढ़ाना है, घटाना है, चलाना है, उन सब के अंदर एंजाइम काम करते हैं, है ना। ये एंजाइम, तो एंजाइम भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर? तो एक तरह से बेसिकली वो प्रोटीन है जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हिस्सा लेती है और हमारे शरीर के अंदर जो कुछ बनने का और टूटने का काम हो रहा होता है उसको परफॉर्म करवाती है। क्लियर? तो आई होप ये आपको फंक्शंस और ये स्ट्रक्चर और इसके टाइप्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। लास्ट हमें एक बात करनी है, पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर कैसे बनती है। क्लियर? आइए देखते हैं दोस्तों। कल हमने बात की थी कि पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो। क्लियर? और पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं कि ऐसा बॉन्ड जो दो अमीनो एसिड के बीच में हो, जैसे एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड, इसके बीच में जो रेड कलर का ये आपको लाइन दिख रही है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। क्लियर? तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है उसी को हमें देखना है। कल हमने कहा था कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप से मिलकर के बने होते हैं। यहां पर देखें, ये NH2, दो हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, ये NH2 है, ये इसका एमिनो ग्रुप है। क्लियर? और यहां पर देखें COOH, यानी COOH, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो इन दोनों से मिलकर के एक अमीनो एसिड बना है जो एक सेंटर के कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। एक सेंटर का कार्बन एक R से जुड़ा हुआ है जो एक वेरिएबल ग्रुप है, जहां पर दूसरे प्रोस्पेटिक ग्रुप आकर के जुड़ते हैं। ये एक अमीनो एसिड हो गया। सेम इसी तरह का दूसरा अमीनो एसिड यहां पर देखें, NH2 और COOH और एक सेंटर का कार्बन। क्लियर? अब ये दो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। तो कैसे जुड़ेंगे? एक अमीनो एसिड अपना हाइड्रोजन निकालेगा और दूसरा अमीनो एसिड अपना OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकालेगा। तो OH और H ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे, H2O। क्लियर? और जब पानी बन जाएगा तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रक्चर यहां से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, है ना। तो रिमूव होगी तो देखो यहां पर ये स्ट्रक्चर बनेगी, NH2C COO और ये N। क्लियर? यानी यहां से अगर मैं इस चीज को हटा दूं, ये देखें यहां से, ये इस चीज को मैंने यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और यहां से इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। समझ रहे हैं बात आप? तो यही लाल कलर की जो लाइन बनी है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये क्या बन गया, इसी तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर भी बन जाएगा। इसको आप हटा दीजिए, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बन गया, और पानी बनते ही यहां से ये कार्बन जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। क्लियर? तो ये क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? तो दो पेप्टाइड बॉन्ड बन गए। इस तरह से एक लंबी सी चेन बन जाएगी जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे या प्रोटीन की चेन कहेंगे। क्लियर? यहां पर एक बात और देख लीजिए कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, इस पॉलीपेप्टाइड चेन का एक सिरा N सिरा कहलाता है, N सिरा, क्योंकि इसकी शुरुआत देखें नाइट्रोजन से हो रही है। किससे हो रही है, नाइट्रोजन से। क्लियर? अब आप ये मत कहिएगा सर यहां हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। शुरुआत असल में कहां से हो रही है, N से हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, N सिरा, N एंड। और यहां पर देखें जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉलीपेप्टाइड चेन का कोई लास्ट अमीनो एसिड है ना, ये बनता चला जाएगा, तो लास्ट में जो अमीनो एसिड आएगा उसकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम ऐसी ही बनेगी, आप बना करके देख सकते हैं। तो यहां पर देखें लास्ट के अंदर देखें C आ रहा है, कार्बन आ रहा है,
तो एमिनो एसिड की जो चेन होती है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, उसका जो आखिरी सिरा होता है वो सी सिरा कहलाता है, सी एंड कहलाता है। तो याद रखिएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर दो सिरे होते हैं, है ना, एक होता है इसका एन सिरा, एक होता है इसका सी सिरा। जैसे ट्रेन के अंदर शुरुआत होती है इंजन से और एंडिंग होती है गार्ड के डब्बे से, उसी प्रकार से इसका भी एक चेन है, इसका भी एक श्रृंखला है जो शुरू होती है एन सिरे से और खत्म होती है सी सिरे से। क्लियर? तो ये हमने बहुत सारी बातें प्रोटीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन, जो हमारा पार्ट नंबर 3 था, उसके अंदर हमने डिटेल से पढ़ी। उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और प्लीज सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।